हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस या बुद्धि को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा था। उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में भी देखा था कि कितने तरीके की इंटेलिजेंस जो वो थॉर्नडाइक ने बताई हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने समझा। आज की वीडियो में हम फैक्टर्स जो है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो बुद्धि को निर्धारित करते हैं किसी भी व्यक्ति की। आप देख रहे होंगे कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में किसी बच्चे का लिखने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, कोई बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, खेलने में किसी का इंटरेस्ट है, कोई मतलब सबकी अलग, सब में जो है अलग अलग प्रोपोर्शनेट की बात करें, अनुपात में बुद्धि जो है वो पाई जाती है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो बुद्धि को जो है निर्धारित करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी सीडीपी की सीरीज़ है उसकी क्लास नंबर 13 है, इंटेलिजेंस का पार्ट हम कवर कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 2 है। तो प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसे वो देख सकता है पहले वीडियो में, और उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये चीज़ें समझ में आए। आगे हम बात करते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है या अर्जित योग्यता है। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। कई बार पूछा भी जाता है, इट इज़ एन इनेट एबिलिटी और एक्वायर्ड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनोवैज्ञानिकों का इस पर एक मत कभी नहीं हो पाए, क्योंकि बुद्धि को निर्धारित करने वाले दोनों कारक हैं। मुख्य कारक हेरिडिटी या एनवायरनमेंट दोनों हैं। दोनों ही इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस पे, कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है या कोई व्यक्ति कम बुद्धि वाला है। तो उसके ऊपर जो है मतलब इसको डिटरमाइन करने वाले जो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इनके ऊपर अलग अलग जो है एक ग्रुपिज्म हो गया कि एक मत के अनुयायी मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है कि बुद्धि मुख्य रूप से वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, यानी कि हेरिडिटी जो है एक मेन फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है इसके अंदर। और दूसरा वातावरण जो है वो इसके अंदर सेकेंडरी एलिमेंट है। तो इसके विपरीत जो दूसरे मत वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि वातावरण जो है वो मुख्य रूप से जो है इसके अंदर मतलब मेन रोल प्ले करता है, और दूसरा वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का इसमें कोई महत्व नहीं है। तो बुद्धि के संबंध में इस प्रकार के मतभेद को मनोवैज्ञानिकों ने प्रकृति पोषण विवाद यानी कि नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी भी इसे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी यानी कि इन दोनों मतभेदों के बारे में कि हेरिडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या फिर वातावरण। तो इसे नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी कहा जाता है। तो इसमें जो वंशानुक्रम है उसे समझने की कोशिश करें हम। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, हेरिडिटी जो है वो नेचर और नर्चर दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो बुद्धि पर प्रकृति पोषण का जो प्रभाव अगर हम देखें तो इसकी बात जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने अनेक महान व्यक्तियों के पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उनमें अनेक व्यक्ति परस्पर रक्त संबंधी थे, यानी कि हेरिडिटी जो है उनकी वो मतलब वो आपस में क्या है रिलेशन में थे, तो उनकी हेरिडिटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस परिणाम के आधार पर उन्होंने कहा कि उच्च कोटि की बुद्धि प्राय कुछ विशिष्ट कुलों में ही दृष्टिगोचर होती है। बाकी जो है गोल्टन ने 1866 में अपनी पुस्तक में बुद्धि की विभिन्नता का एकमात्र कारक जैविकीय वंशानुक्रम को ही बताया था कि जो बुद्धि है अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि जो है अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करती है सिर्फ उनकी हेरिडिटी पे, बायोलॉजिकल हेरिडिटी यानी कि जैविकीय वंशानुक्रम ही जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और ये कहा था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो सन 1966 में ही ऑर्थर जैनसन जो है उन्होंने बुद्धि लब्धि पर किए गए अनुसंधानों का सर्वेक्षण करके कंक्लूजन निकाला कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुक्रम से ही निर्धारित होती है, यानी हेरिडिटी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि का लगभग 75 से
80% भाग का निर्धारण जो है वो जेनेटिक डिफरेंसेस से ही होता है, यानी कि हेरिडिटी जो है 75 to 80% पार्ट जो है वो कवर करती है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है 20 to 25% उसका जो है वातावरणीय प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन जाता है कि ज़्यादा जो मेन रोल जो होता है वो यहाँ पे हेरिडिटी का इन्होंने बताया आर्थर जेनसन ने, जबकि एनवायरनमेंट जो है वो 20 to 25% यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी एलिमेंट जो है यहाँ पर उसका काम कर रहा है। फिर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो अनेक समाजशास्त्री तथा मानव व्यवहारवादियों ने कहा कि बालक का वातावरण उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है, यानी कि हम बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में है वो पल बढ़ रहा है, तो वो बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसकी मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि अनुकूल वातावरण अगर हम देंगे बच्चे को तो उससे मानसिक विकास बच्चे का होगा, और अगर अनुपयुक्त वातावरण देंगे तो उससे उसकी बुद्धि जो है वो कुंठित हो जाती है। तो इस पर जो काम किया वो बेंजामिन ब्लूमन ने 1966 में, और कार्ल राइटर और सिगफ्रेड एंजमन ने और तथा क्लार्क ने, इन्होंने ये सब वातावरण वादी थे, और इन्होंने बुद्धि लब्धि पर हमने अनुसंधान किया और उसे आधार पर बुद्धि को वातावरण से प्रभावित होने वाला गुण बताया। उसने कहा कि जन्म से लेकर 4 वर्ष की आयु तक की अवधि में उत्तम वातावरण अगर हम बच्चे को प्रदान करते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है, उसका IQ जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ जन्म से 4 वर्ष तक ही हो सकता है। तो इन दोनों के अगर हम इंटरेक्शन देखें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंदर, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के बारे में अगर बात करें, तो एक बच्चे के या एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए दोनों ही जो फैक्टर्स हैं, चाहे हम हेरिडिटी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, दोनों ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। तो सभी प्रकार का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का यानी कि इंटरेक्शन का ही परिणाम है, कि अगर बच्चे का वंशानुक्रम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम अच्छा वातावरण जो है उसे देकर अपनी अच्छी इच्छा अनुसार उस वातावरण को परिवर्तित करके जो है बच्चे की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका जो है विकास कर सकते हैं। साथ ही अगर हम शैशवावस्था में बालक को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो उस अच्छे वातावरण के फलस्वरूप उसका जो IQ लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी यही बात की थी कि जन्म से लेकर 4 वर्ष तक के बालक को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि को, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, IQ लेवल है, उसको कहीं ना कहीं हम बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो हो चुके हैं। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे जो बुद्धि लब्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखे गए हैं। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में आगे हम बात करेंगे और साथ ही आगे आने वाली वीडियोस में हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी जो सिद्धांत हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन किस किसने दिए थे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।